हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो ये हमारा पीओटी का यूनिट नंबर 9 है, जिसमें हम पार्ट 1 करेंगे आज। इसमें 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो आपका पीओटी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, यूनिट नंबर 9 है। और चैप्टर का नाम क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग आपका चैप्टर का नाम है, जो यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले हमने टीएम के कितने यूनिट करा दिए हैं? ऑलरेडी हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो आपको वॉच कर लेना है, जितने भी वीडियो डले हैं। ठीक है, तो 2x की स्पीड में देख लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करेंगे, 2x की वीडियो में देख लेंगे और समझ लेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको बताने हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं, तो आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करने होंगे और आपको आंसर्स बताने होंगे। ठीक है, तो हम आपको पूरे क्वेश्चंस कराएंगे, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग मॉडल्स इन टीचिंग। शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग मॉडल्स इन टीचिंग। टीचिंग में मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए है टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए, या फिर डी टू इलिमिनेट इंटरेक्शन, बातचीत को खत्म करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा था जो मॉडल्स होते हैं, टीचिंग में मॉडल्स का यूज किया जाता है, मॉडल्स का यूज किया जाता है टीचिंग में। ओके, तो ये पूछ रहा था जो मॉडल्स टीचिंग में यूज करते हैं, इनका पर्पस पूछ रहा था। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य क्या होता है मॉडल्स का। ठीक है, जैसे कि क्लास में क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की क्लास है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की क्लास है, तो इसमें टोपोलॉजी समझा रहे हैं। टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है, टीएन का पार्ट है, तो टोपोलॉजी समझा रहे हैं। तो अगर मॉडल्स के थ्रू बताएंगे, पीपीटी के थ्रू समझाएंगे, हैं पीपीटी है, एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे, जो प्रोजेक्टर है प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर का यूज करके समझाएंगे, तो क्या अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, तो क्या होगा, इसको रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए होता है। क्योंकि ऑप्शन ए पूछ रहा था, कह रहा है टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए नहीं होगा। टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी टू एलिमिनेट इंटरेक्शन, बातचीत को खत्म करने के लिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आपको क्या पूछ रहा था? मॉडल्स पूछ रहा था, मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है टीचिंग में, है? तो टीचिंग में मॉडल्स का यूज इसलिए किया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल जो डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको सही तरीके से कराया जाए, क्योंकि मॉडल्स के थ्रू मॉडल दिखाएंगे, बनाएंगे, हैं, तो उसके थ्रू आप जल्दी समझ जाते हैं, हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड सपोर्ट टीचिंग। आपको बताना है कि इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं। क्या रहता है? इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड। आपको पता है कि आपकी क्लास में डिजिटल बोर्ड होगा, उसी को क्या बोलते हैं? डिजिटल बोर्ड को ही हम इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड जो रहता है वो कैसे सपोर्ट करता है, कैसे सपोर्ट करता है टीचिंग में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लागत बढ़ाकर
ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी वाई रिड्यूसिंग कंटेंट, सामग्री कम करके, ये भी नहीं होगा। वाई सिंप्लीफाइंग मेथड्स, तरीकों को सरल बनाकर, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाई फैसिलिटेटिंग एंगेजमेंट, संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो इंटरेक्टिव बोर्ड रहते हैं, डिजिटल बोर्ड रहते हैं, डिजिटल बोर्ड क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड में अगर आप क्लासेस लेंगे तो स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में आएगा चीजें, और जल्दी रिकॉल करेंगे, जल्दी रिटेन करेंगे मेमोरी में, क्योंकि इंगेजमेंट होगी आपकी क्लास, अट्रैक्टिव क्लास बनेगी, एंगेज्ड रहेगी क्लास, उत्साह बना रहेगा बच्चों में, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं, और पिक्चर्स एनिमेटेड वीडियोस हो गए आपके, ठीक है, मॉडल्स दिखा रहे हैं उसमें, जो 3D मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, तो क्लास अट्रैक्टिव बनेगी, एंगेज रहेंगे बच्चे, क्लास में अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, बाई फैसिलिटेटिंग एंगेजमेंट, संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ डिजिटल कैमरा हाउ डज डिजिटल कैमरा प्रोड्यूस इमेजेस, डिजिटल कैमरा किस तरह से तस्वीरें बनाता है। आपको बताना है कि डिजिटल जो कैमरा रहता है वो किस तरह से तस्वीरें बनाता है। हाउ डज डिजिटल कैमरा, क्या है, डिजिटल कैमरा कैसे प्रोड्यूस करता है इमेज, ये आपको बताना है। इमेज प्रोड्यूस कैसे करता है आपको बताना है। ऑप्शन है वाई यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके, केमिकल रिएक्शन डिजिटल कैमरा यूज नहीं करता, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रिंटिंग फोटोग्राफ प्रिंट करके, वो तो प्रिंटर करता है ना, प्रिंटर करता है, लेकिन यहाँ पूछा था डिजिटल कैमरा कैसे प्रोड्यूस करता है इमेजेस, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रोजेक्टिंग इमेजेस ऑन आई स्क्रीन, स्क्रीनों पर इमेजों को प्रोजेक्ट करके, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनकोडिंग इमेजेस डिजिटली, इमेजों को डिजिटल रूप से एनकोड करना, क्योंकि डिजिटल जो कैमरा रहता है, डिजिटल कैमरा कैसे काम करता है, जो आपकी लाइट सेंसर्स रहते हैं, लाइट सेंसर्स को क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा, लाइट सेंसर को डिजिटल कैमरा कैप्चर करेगा और वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देगा, डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देगा, वही आपकी पिक्चर हो जाएगी जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होगी। तो लाइट सेंसर जो एक्टिव हो जाएंगे जब आप डिजिटल कैमरा के थ्रू फोटो लेंगे, तो लाइट सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो लाइट सेंसर्स कैप्चर कर देगा, उसके बाद जो डिजिटल फॉर्म में जो स्टोर हो जाएंगी पिक्चर, वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकोडिंग इमेज डिजिटली। जैसा कि हमने बताया कि पहले लाइट सेंसर पे एक्टिव हो गए, वो उनको कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पिक्चर हो जाएगी। तो इनकोड करेगा और लास्ट में डिकोड कर देगा, इनकोडिंग इमेज डिजिटली, इमेज को डिजिटल रूप से इनकोड करेगा। इनकोड किया यहाँ पे लाइट सेंसर ने, इनकोडिंग हुआ, जो आपको पिक्चर मिल गई उसको लास्ट में डिकोड कर दिया, डिकोडिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। आपको बताना निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है। ऑप्शन ए अ प्लांट इनोवेटिव एक्टिविटी, एक नियोजित अभिनव गतिविधि। ऑप्शन बी अ साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ टेस्टेड नॉलेज, परीक्षण किए गए ज्ञान का एक रूप। ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड, एक प्रकार का दृश्य श्रव्य सहायक। तो इनमें से क्या आंसर होगा। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि आपके
डिजिटल बोर्ड्स हो गए, डिजिटल बोर्ड्स हो गए, आपके प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, इंटरनेट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया। ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। ये सब यूज कौन करते हैं? ये टीचर्स करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा अ प्लान्ड इनोवेटिव एक्टिविटी, एक नियोजित अभिनव गतिविधि। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाए, साइंटिफिक मेथड एक वैज्ञानिक विधि नहीं होती। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, अ फॉर्म ऑफ टेस्टेड नॉलेज, परीक्षण किए गए ज्ञान का एक रूप। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, अ टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड, एक प्रकार का दृश्य श्रव्य सहायक। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पूछी थी, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी की जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। जितने भी इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आता है अ प्लान्ड इनोवेटिव एक्टिविटी। हम डिजिटल बोर्ड का यूज करेंगे, प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, ये सारी चीजों का यूज करेंगे तो क्या क्लास एंगेज रहेगी, क्लास अच्छे से पढ़ेगी। तो प्लान्ड इनोवेटिव एक्टिविटीज के अंदर आती हैं ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और नियोजित अभिनव गतिविधि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल्स आर, आपको बतानी है लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल्स क्या है। निम्न तकनीकी अनुदेशात्मक उपकरणों के उदाहरण है। आपको बताने हैं लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल बताने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पांचवें का क्या हो जाएगा? पांचवें का ए हो जाएगा, चौकबोर्ड एंड वॉल चार्ट। आपके क्या हो जाते हैं? लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल माने जाते हैं चौकबोर्ड और दीवार चार्ट को। ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी नहीं होगा। रेडियो एंड टेलीविजन जो होते हैं हाई टेक इंस्ट्रक्शनल टूल बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हाई टेक इंस्ट्रक्शनल टूल है। कंप्यूटर्स एंड प्रोजेक्टर उसी के अंदर आ जाएंगे, हाई टेक इंस्ट्रक्शनल टूल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मल्टीमीडिया किट्स, ये भी हाई टेक इंस्ट्रक्शनल टूल है। जो डिजिटल ही है, जो डिजिटल वे में है, वो हाई टेक इंस्ट्रक्शनल टूल है। जो लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल है वो क्या रहेंगे? चौक बोर्ड हो गए, आपके चार्ट्स हो गए, ये आपके हो जाएंगे लो टेक इंस्ट्रक्शनल टूल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, व्हाई शुड इंस्ट्रक्शनल मीडिया फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल। आपको बताना है कि निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। आपको बताना है कि व्हाई शुड इंस्ट्रक्शनल मीडिया फिट ट्रेनी लर्निंग स्टाइल्स, जो ट्रेनी की लर्निंग स्टाइल है, ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल। तो आपको बताना है कि जो मीडिया इंस्ट्रक्शनल मीडिया ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल को कैसे प्रभावित करती है, कैसे हेल्प करती है, वो आपको बताना है। निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? टू फॉलो ट्रेंड्स, रुझानों का पालन करने के लिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय कम करने के लिए, तैयारी के समय को कम करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत को बढ़ाने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा क्या था? ट्रेनी की लर्निंग जो स्टाइल्स हैं वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया में क्या आ जाएंगे? वही डिजिटल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, व्हाइट बोर्ड्स, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मीडिया के अंदर आ जाएंगे। मॉडल्स जो हैं उन उनको रिप्रेजेंट करके टीचर्स पढ़ाते हैं। ये सब क्या है? इंटरनेट हो गया, इंस्ट्रक्शनल मीडिया के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस,
ट्रेनी की लर्निंग कैसी होगी, इफेक्टिव वे में होगी। सीखने का प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज किया जाता है कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो पीपीटी के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू समझेगा, अच्छे से समझ जाएगा वहाँ की, क्योंकि वो विजुअल एड्स के थ्रू अच्छे से समझ जाता है। लेकिन जो सुनकर कई लोग समझते हैं, कई लोग देखकर समझते हैं, कई लोग बुक्स पढ़ के समझते हैं, तो वही चीजें होती हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया मॉडल्स के थ्रू। टू एनहेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। जो स्मार्ट बोर्ड रहता है, जिसे हम डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, उसका की फीचर क्या है, उद्देश्य क्या होता है, आपको मुख्य विशेषता बतानी है। क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए, लिमिटेड टू वन ऑपरेशनल मोड, एक परिचालन मोड तक सीमित। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, लिमिटेड टू वन ऑपरेशनल मोड नहीं होता है। ऑप्शन सी, यूजेस ओनली वन कलर, केवल एक रंग का उपयोग करता है। स्मार्ट बोर्ड जो रहता है वो एक रंग का यूज करता नहीं, उसमें हम कई सारे रंग जो स्टाइलस रहता है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये अभी रेड ले रहे हैं, तो क्या कई सारे यूज कर सकते हैं कलर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो डज नॉट सपोर्ट इंटरेक्टिव फंक्शंस, इंटरेक्टिव फंक्शंस का समर्थन नहीं करता है। करता है इंटरेक्टिव फंक्शंस, डिजिटल बोर्ड में लेस रहते हैं, इनबिल्ट रहते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो तब कर सकते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ रहे हैं, कुछ डायग्राम बनाना है डिजिटल बोर्ड में, कुछ आपको बताना है, तो वो वहां पे बनवा सकते हैं, क्विज खिलवा सकते हैं, क्विज टीचर वहां पे करवा सकता है, कुछ करवा सकता है टीचर, वो इंटरेक्टिव मोड में हो जाएगा, तो ये सपोर्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मार्ट बोर्ड का की फीचर ऑप्शन बी, रिक्वायर्स कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इसमें मुख्य विशेषता बतानी थी, तो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल होता है स्मार्ट बोर्ड में। इसकी मुख्य विशेषता रहती है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में हम कंप्यूटर को भी कनेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट बोर्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का आपको प्राइमरी बेनिफिट्स बताना है। विजुअल एड्स जो है उसका प्राइमरी बेनिफिट बताना है आपको, प्राइमरी बेनिफिट बताना है। दृश्य ऐड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाता है। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, रिड्यूसेस टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम करता है, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या था, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ विजुअल एड्स। प्राइमरी बेनिफिट क्या रहता है विजुअल एड्स का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, समझ को बढ़ाता है। जैसे विजुअल एड्स है, विजुअल कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो चीजें चित्र को देखकर, पीपीटी को देखकर, पीपीटी है, चित्र है, एनिमेशन है, इनको देखकर वो जल्दी से चीजें सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्या सब चीजें हैं, ये विजुअल एड्स, कुछ शेप्स का यूज हुआ है, तो ये इंटरेक्टिव मोड में हुआ है, तो वो चीजें जल्दी से समझ जाएगा, विजुअल एड्स के थ्रू अच्छे से समझेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। जो विजुअल एड्स का बेनिफिट्स रहता है कि अंडरस्टैंडिंग एनहेंसेस, उसकी समझ बढ़ जाएगी, है एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। why is it essential to use various types of media। आपको बताना है कि वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया क्यों एसेंशियल है, विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करना क्यों आवश्यक है। आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार का मीडिया का मतलब है आपका कि जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो गया, वही आपका मीडिया, डिजिटल बोर्ड हो गया,
मॉडल हो गए आपके, मॉडल्स के थ्रू आप समझा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के थ्रू समझा रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब मीडिया मीडिया के टाइप्स हैं। इन मीडिया से हम इन मीडिया के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, अच्छे से अट्रैक्टिव क्लास कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में पढ़ा सकते हैं। तो आपको बताना था एसेंशियल यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया का क्या यूज होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता। टू क्रिएट, टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी। टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। टू सिंप्लीफाई कंटेंट, कंटेंट को सरल बनाने के लिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय को कम करने के लिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि विभिन्न प्रकार का मीडिया का यूज टीचर्स करते हैं, जब स्टूडेंट समझते हैं तो वो भी देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, क्या है टीचर, स्टूडेंट को एक टॉपिक समझा रहा है तो एक मॉडल्स के थ्रू समझाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि मॉडल का यूज करेगा, जैसे कि टोपोलॉजी बता रहा है तो टोपोलॉजी, स्विच बता रहा है स्विच, तो स्विच वहां किस लिए यूज होता है टोपोलॉजी में, जैसे कि स्विच होता है, हब रहता है, ये क्या रहते हैं, ये डिवाइसेस रहते हैं, कंप्यूटर के डिवाइसेस रहते हैं, कनेक्शन डिवाइसेस रहते हैं कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। स्विच का यूज हम बेसिकली करते हैं इंटरनेट, ईथरनेट चलाने के लिए है। तो वो दिखाएगा प्रोजेक्ट मॉडल्स के थ्रू, वो लेके आएगा क्लास में, टीचर जो रहेंगे वो क्लास में लेके आएंगे स्विच को है। तो वैसे हब को लेके आएंगे, दिखाएंगे, तो वो मॉडल के थ्रू जो जिस बेसिस का पढ़ाना हो टीचर को पढ़ाना है उस बेसिस में वो लेके आए। जैसे कि प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में कुछ पीपीटी करवानी है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना है, तो हर टाइप का डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, डिफरेंट मीडिया रहते हैं पढ़ाने के लिए। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया रहते हैं तो की लर्निंग स्टाइल्स आपकी जो स्टूडेंट्स की है वो इंक्रीज हो सके और वो अच्छे से पढ़ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड यू अवॉइड व्हेन ऑपरेटिंग एन एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर चलाते समय आपको किन बातों से बचना चाहिए, आपको बताना है। सबसे पहले बताइए एलसीडी का फुल फॉर्म क्या रहता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी की फुल फॉर्म रहता है। जैसे कि एलसीडी टीवी आती है, अब एलईडी टीवी आने लगी हैं, तो वही एलसीडी रहता है। तो जो एलसीडी कहाँ कहाँ यूज होता है? टीवी में, मोबाइल्स में, प्रोजेक्टर में एलसीडी यूज होती है। तो आपको क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, व्हाट शुड यू अवॉइड व्हेन ऑपरेटिंग एन एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर चलाते समय आपको किन बातों से बचना चाहिए, आपको बताना है। एलसीडी जब प्रोजेक्टर चलाते हैं तो किन बातों से बचना चाहिए आपको बताना है। यूजिंग अ कूल एनवायरनमेंट, ठंडे वातावरण में इसका उपयोग करें, बचना चाहिए आपको बताना है। तो ये ठंडे वातावरण में उपयोग करना पड़ेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अलाउ इट कूल डाउन, इसे ठंडा होने दे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यूजिंग एन एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का उपयोग करना, ये सारे करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे किन बातों से बचना चाहिए, नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव क्या हो जाए? सीधे धूप में इसका संचालन करना, इसे धूप में संचालन नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग इट इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आप एलसीडी जो प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा हीट हो जाएगा तो उसकी क्या है, उसकी जो लैंप लगी होती है एलसीडी प्रोजेक्टर में, जो लैंप लगी होती है ये खराब हो जाएगी, एलसीडी उसका प्रोजेक्टर खराब हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा। तो क्या किस चीज से बचना चाहिए? एलसीडी प्रोजेक्टर को चलाते समय आपको ऑपरेटिंग इन डायरेक्ट सनलाइट, आपको धूप में, सनलाइट में नहीं संचालित करनी है एलसीडी प्रोजेक्टर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग इन दी डायरेक्ट सनलाइट, सीधे धूप में इसका संचालन नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
11वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स? निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है? आपको बताना है निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन, या फिर ऑप्शन बी रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत को कम करना, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना, ऑप्शन डी सिंप्लीफाइंग मेथड, तरीकों को सरल बनाना। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो इफेक्टिव वे में हो, गोल अचीव कर पाए, लर्निंग क्या हो इफेक्टिव मैनर में हो, लर्निंग इफेक्टिव मैनर में हो, यही तो रहता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन डी तो आपका होगा नहीं, सिंप्लीफाइंग मेथड, तरीकों को सरल बनाना नहीं होगा। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना भी नहीं होगा। रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत को कम करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन ए गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। Why is it essential to select appropriate ads? उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? आपको बताना है कि जो उपयुक्त सहायक सामग्री है वो सिलेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस वे में आपकी टीचर हैं क्या समझा रहे हैं वो मैटर करता है कि क्या समझा रहे हैं। वो मॉडल्स के थ्रू समझाएंगे कि आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी के थ्रू समझाएंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू समझाएंगे, या फिर व्हाइट बोर्ड ही में काम चल जाएगा। वो टीचर चूज करेगा आपको कैसे समझाना है, केवल आपको समझना है। तो अब वही पूछ रहा है कि उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि क्लास इफेक्टिव वे में चले, अट्रैक्टिव वे में चले, क्लास में स्टूडेंट इंगेज रहें। ठीक है, तो 12 का आंसर आपको बताना है। टू इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन आपका सरासर गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए, यहाँ लागत कौन सी कम हो रही, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों, सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टीचर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेकर आए कि हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके लिए क्या क्या हमें अप्रोप्रिएट एड्स चाहिए पड़ेंगे, कंप्यूटर लर्निंग टेक्निक्स रहेंगी, वो सारी चीजें टीचर्स चूज करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये वाला लेसन पढ़ाना है, अच्छे से पूरा पढ़ा दिया जाए और स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्यों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्ट्रेटेजी इज सुटेबल फॉर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? आपको बताना है एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है, आपको आंसर बताना है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल विधि, आपका आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेसन मेथड, लेसन मेथड भी रॉन्ग आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा? एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन होगा। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है? एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन होता है। आप लोग भी जानते हैं कि अगर ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है? अच्छे से चीजें शेयर हो जाती हैं। जो भी हमें क्वेश्चंस पूछना पड़ता है वो आप क्वेश्चंस फ्रेंड्स से, जो ग्रुप डिस्कशन में जितने भी लोग वहां पे शेयर कर लेते हैं, और तुरंत का तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है कि आपने कुछ गलत बताया तो दूसरा पर्सन आपको बताएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत कह रहे हैं, ये आपकी बात गलत है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है? तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो लर्निंग इफेक्टिव वे में होगी और अच्छे से होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, वहां पे टीचर्स नहीं रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन आपके मित्र सहपाठी लोग साथ ही में करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड
लर्निंग हो जाती है उसमें, तो वो अच्छे से होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड्स इंप्रूव लर्निंग? सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? आपको बताना है सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है। हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड्स इंप्रूव लर्निंग? जैसे कि इतने सारे एड्स हैं, एड्स मतलब कि आपका हो गया विजुअल एड्स, विजुअल एड से हो गया, और भी जैसे सुनकर सीखना, ऑडियो एड्स हो गया आपका है, बुक्स पढ़कर सीखना, बुक्स रीड करना, ठीक है, वीडियोस देखना, ये सब क्या है, ये एड्स हैं। तो इसमें क्या है, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो कैसे लर्निंग इंप्रूव होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर नहीं होगा। वाई प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाई रिड्यूसिंग कंटेंट, सामग्री को कम करके, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वाई सिंप्लीफाइंग मेथड, तरीकों को सरल बनाकर, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में सीखेगा, तो उसकी लर्निंग और अच्छे से होगी, और अच्छे से वो चीजें समझ पाएगा, सीख पाएगा। क्योंकि वो ऐसा नहीं रहता है कि वो बुक्स नहीं पढ़ेगा, बुक्स भी पढ़ेगा, इससे रीड भी करेगा, बुक्स को रीड भी करेगा, उसे ऑडियोज भी सुनेगा, जैसे ऑडियो बुक्स आती हैं उसे सुनता है, कोई लेक्चर है तो वो सुन के समझ जाता है, विजुअल करके, विजुअल एड्स के थ्रू वो देखकर, जो पीपीटी बनी है, एनिमेशंस बने, वीडियोस बने, तो सारे चीजों को इंटीग्रेट करके चीजें सीखता है। सब चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ाई भी करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आपको बताना है कि बुलेटिन बोर्ड का कार्य क्या रहता है। जैसे कि बुलेटिन बोर्ड आपने देखा होगा, बुलेटिन बोर्ड को बोर्ड भी बोलते हैं, नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि आपके स्कूल्स में बुलेटिन बोर्ड रहता है, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए बुलेटिन बोर्ड का यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन हो गया आपका, नोटिस जानकारी चिपकानी है, नोटिस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इसके लिए बुलेटिन बोर्ड में दिया जाता है। कुछ भी जरूरी चीजें हैं वो बतानी है, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एग्जाम्स होते थे आपके, तो नोटिस बोर्ड में डेट शीट आ जाती थी कि कब से आपके एग्जाम्स हैं, रिजल्ट्स कब आना है, आपका एनुअल फंक्शंस कब है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कब है, डांस कंपटीशन कब है, ये सब नोटिस बोर्ड जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पे चिपका दिए जाते। तो वहां पे स्टूडेंट जाके देख लेता था कब कौन सा कंपटीशन होना है, कब से स्टार्ट है, वो सारी डेट्स मेंशन होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना। इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदर्शन करने के लिए, या फिर रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करने के लिए, ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाइंग कम्युनिकेशन, संचार को सरल बनाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदर्शित करने के लिए। इसमें सूचना ही तो प्रदर्शित होती, जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल सर को पहुंचाना है तो वो आपको बता दिया जाता है। कि कोई नया टीचर हायर हुआ है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको नोटिस बोर्ड में चिपका दी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदर्शित करने के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड क्या है, आपको बताना है स्मार्ट बोर्ड क्या है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड जो रहता है, स्मार्ट बोर्ड रहता है, वो क्या है आपको बताना है। ट्रेडिशनल चौक बोर्ड, या ट्रेडिशनल चौक बोर्ड है, एक पारंपरिक चौक बोर्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड है।
ऑप्शन सी है पेपर बेस्ड विजुअल एड, एक कागज आधारित दृश्य सहायता है। या फिर ऑप्शन डी हैंड हेल्ड डिवाइस, एक हाथ में पकड़े जाने वाला उपकरण। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, पेपर बेस्ड विजुअल एड नहीं है। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, ट्रेडिशनल चौक बोर्ड यह एक पारंपरिक चौक बोर्ड भी नहीं होता है। स्मार्ट बोर्ड क्या रहता है, डिजिटल बोर्ड क्या रहता है, उसमें हम डिजिटली चीजें कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे से अट्रैक्टिव क्लास लिख सकते हैं, इंटरेक्टिव क्लास बना सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड रहता है, एन इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। व्हाइट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड रहता है उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है बोर्ड को चलाने के लिए। उसमें क्या होता है, डिजिटल बोर्ड में वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कनेक्ट करना है तो इंटरनेट से कनेक्ट करके हम डिजिटल बोर्ड को ब्राउजर में कुछ भी कंटेंट इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो देख सकते हैं, और जो भी चौक बोर्ड्स वगैरह रहेंगे या डिजिटल बोर्ड में आपका बोर्ड डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, व्हाइट बोर्ड टाइप का, तो उसमें पढ़ा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इवेल्युएशन इन यूजिंग मीडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ इवेल्युएशन इन यूजिंग मीडिया, मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, असेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का आकलन, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करना, या फिर ऑप्शन सी इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना, ऑप्शन डी सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, सिंप्लीफाइंग कंटेंट नहीं होता, सामग्री को सरल बनाना आपका आंसर नहीं होगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाना भी इसका आंसर नहीं होगा। रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का आकलन करना, इसमें क्योंकि पूछा क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ इवेल्युएशन इन यूजिंग मीडिया, जो भी डिफरेंट तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनका इवेल्युएशन क्या होता है, टीचर्स का इवेल्युएशन क्या होता है, प्रभावशीलता का आकलन, की क्लास में जो उद्देश्य से लेके आए हैं, जो उद्देश्य हमें पढ़ाना है, जो भी टॉपिक टीचर्स को पढ़ाना है, उस उद्देश्य से टीचर्स आएगा और वो क्लास लेगा, ठीक है। तो वो उसका टाइम फ्रेम भी रहता है कि हमें आज पढ़ाना क्या है और क्या कौन कौन सी मीडिया का यूज करना है और स्टूडेंट्स को समझाना कैसे है, तो वो सब चीजें टीचर्स को पता होती हैं। तो एक्सेसिंग इफेक्टिवनेस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द इंटरेक्टिव मोड ऑन अ स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है कि स्मार्ट बोर्ड पर इंटरेक्टिव मोड की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। 18 का आंसर, लिमिटेड टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, टेक्स्ट आधारित सामग्री तक सीमित, ये आपका गलत हो जाएगा। डज नॉट सपोर्ट माउस फंक्शन, माउस फंक्शन का समर्थन नहीं करता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों तक सीमित, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउज रनिंग एप्लीकेशन एंड एनोटेटिंग, एप्लीकेशन चलाने के लिए और एनोटेट करने की अनुमति देता है। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है स्मार्ट बोर्ड में, जो डिजिटल बोर्ड रहता है आपका, डिजिटल बोर्ड में इंटरेक्टिव मोड रहता है, इंटरेक्टिव मोड रहता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, विजुअल स्टूडियो रहता है, बीएस कोड रहता है, बीएस कोड है, ठीक है। और मान के चलो एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया, तो ये इंटरेक्टिव मोड हो जाएगा। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम C++ सीख रहे हैं, तो वो उसमें चलेगा। और व्हाइट बोर्ड हमने ओपन किया था, तो व्हाइट बोर्ड के फंक्शन भी आ जाएंगे इसमें, कि हम इसमें लिख सकते हैं, कुछ चित्र बनाना है, कुछ समझाना है, कुछ आपको प्रोग्राम बताना है स्टूडेंट्स को, कैसे प्रोग्राम, ये वेरिएबल्स हैं, ये डेटा टाइप्स हैं, इसकी ये बॉडी है, ये कंटेंट है, वो सारी चीजें जो भी बताना है, तो आप उनको बोर्ड की जो भी स्टाइलस है, स्टाइलस के थ्रू आप बता सकते हैं, जो आपका स्टाइलस होता है। तो ये इंटरेक्टिव मोड हो जाता है कि एक ही एप्लीकेशन चल रहा है, लेकिन उसमें हम
लिख भी रहे हैं, तो ये आपका इंटरेक्टिव मोड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अलाउज रनिंग एप्लीकेशन एंड एनोटेट। जो एप्लीकेशन चल रहा है उसमें हम लिख भी सकते हैं, ये आपका डिजिटल बोर्ड में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर इन द इवेल्युएशन फेज? मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की भूमिका क्या है? आपको बताना है कि रोल क्या रहता है इंस्ट्रक्टर का इवेल्युएशन फेज में। आपको इवेल्युएशन फेज में बताना है कि इंस्ट्रक्टर का क्या रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत में वृद्धि। ऑप्शन बी, वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मान्य करना। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत को कम करना। ऑप्शन डी, क्रिएटिंग कंटेंट। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, क्रिएटिंग कंटेंट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत को कम करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत में वृद्धि। वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मान्य करना, ये आपका जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं इवेल्युएशन फेज में काम रहता है कि वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन। इवेल्युएशन फेज में क्या रहता है, जैसे कि इंस्ट्रक्टर है, कोई इंस्ट्रक्टर क्या है, कुछ उद्देश्य लेके आता है आपको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो इवेल्युएट करेगा कि आज की जो क्लास है हमने अच्छे से कर पाए कि नहीं कर पाए। वो इवेल्युएट करेगा, पहले उद्देश्य लेके जाएगा कि हमें ये टॉपिक कराना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो पूरा उसका उद्देश्य रहेगा। वो अपना लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बना के जाएगा, और कैसे क्लास को अट्रैक्ट करनी है, अट्रैक्टिव बनानी है, एंगेज बनानी है, वो सारा कुछ सीख के जाएगा। फिर वहां पे क्लास में क्लास लेगा, क्लास पढ़ाएगा। उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद वो देखेगा कि आज की क्लास में इवेल्युएशन करेगा, क्लास अच्छे से हो पाई है नहीं हो पाई होगी, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्लास में और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। जो भी विजुअल एड्स हैं, जो भी डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाएगा और अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो इसका वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, निर्देश को मान्य करेगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? संचार के तत्व क्या हैं, आपको बताने हैं। तो संचार के तत्व क्या हैं, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, आपको बताने हैं। जब कम्युनिकेशन कैसे होता है ये बताइए पहले, कम्युनिकेशन कैसे होगा? जैसे कि दो पीपलों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। जो आप स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन में टू वे कम्युनिकेशन होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ऐसा तो नहीं है टीचर पढ़ाता रहेगा, स्टूडेंट्स कुछ भी फीडबैक नहीं देंगे, फीडबैक भी देंगे, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो पूछा कि एलिमेंट्स क्या रहते हैं कम्युनिकेशन, संचार के एलिमेंट्स यहाँ पे पूछे हैं। तो एलिमेंट्स में क्या, सेंडर रहेगा, जो भी प्रेषक रहेगा, जो भी जो आपको पढ़ाएगा सिखाएगा, जो भी आपको भेजेगा है, वो रिसीवर रहेगा, मैसेज रहेगा, मीडियम रहेगा, फीडबैक रहेगा। जैसे सेंडर एक कंप्यूटर हो गया, रिसीवर दूसरा कंप्यूटर हो गया। किस मीडियम में मैसेज जा रहा है, जैसे कि एक कंप्यूटर से आपको दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको फाइल भेजनी है, तो क्या करेंगे, एक सेंडर हो गया, ये सेंडर हो गया, ये वाला रिसीवर हो गया आपका, ठीक है। तो वो वायरलेस कनेक्टिविटी करेंगे, आपकी वायर्ड कनेक्टिविटी करेंगे करेंगे ये आपका मीडियम हो जाएगा। कि आपका मीडियम क्या है, वायरलेस रहेगा कि आपका वायर्ड रहेगा, ठीक है। फिर मैसेज क्या है, मैसेज क्या होना चाहिए आपका, क्या भेज रहे हैं, पीपीटी भेज रहे हैं या पीडीएफ भेज रहे हैं। फिर उसके बाद फीडबैक भी मिल जाएगा कि आपको फीडबैक देगा कि हाँ मेरे पास ये सिस्टम फाइल्स आ चुकी है, फीडबैक दे देगा कि आप कनेक्शन हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ऑप्शन ए। और सारे आपके ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर दिया है, इंस्ट्रक्टर कोई रहता नहीं है, ट्रेनी भी नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी नहीं रहता। जो एलिमेंट्स रहते हैं कम्युनिकेशन के, सेंडर, ये आपको याद कर लेने, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और फीडबैक, ये आपके आंसर होते हैं। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम और प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एलसीडी प्रोजेक्टर? एलसीडी प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको बताना है एलसीडी प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डिस्प्लेइंग स्टैटिक टेक्स्ट, स्थिर पाठ प्रदर्शित करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्ड करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को प्रिंट करना, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलसीडी जो प्रोजेक्टर रहता है उसका प्राइमरी फंक्शन रहता है डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेजेस एंड कंप्यूटर डेटा, वीडियो, चित्र और कंप्यूटर डेटा को प्रदर्शित करना। प्रोजेक्टर से हम क्या करेंगे? एलसीडी जो प्रोजेक्टर रहते हैं उससे हम क्या करेंगे? उसमें हम वीडियोस देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा जो पड़ा है वो भी देख सकते हैं, इमेजेस जो भी पड़ा है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। म्यूजिक पड़ा है तो म्यूजिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ शुड अ डिजिटल कैमरा बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म केयर? आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ओके, हाउ शुड अ डिजिटल कैमरा बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म केयर? डिजिटल कैमरे को दीर्घकालीन देखभाल के लिए कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए? जैसे कि डिजिटल कैमरा है, आपके पास डिजिटल कैमरा है, ठीक है, डिजिटल कैमरा को क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म केयर कैसे करेंगे? आपको ये बताना है डिजिटल कैमरा को लॉन्ग टर्म केयर कैसे करना चाहिए है कि वो खराब ना हो, वो आपको बताना है। 22 का आपको आंसर बताना है। इनडायरेक्ट सनलाइट, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप में सूरज की रोशनी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जल्दी खराब हो जाएगा। सूरज की रोशनी में डिजिटल चीजें नहीं रखनी चाहिए, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर आपका डिजिटल कैमरा हो, ठीक है, वो नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन सी विथ बैटरी इंसर्टेड, बैटरी डालकर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विदाउट अ केस, बिना केस के, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इन अ लो ह्यूमिडिटी एरिया, कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में आपको रखनी चाहिए, डिजिटल कैमरा को रखना चाहिए, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी एरिया में क्या रहेगा? वो सुरक्षित रहेगा, वो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होगा। आप धूप में रख देंगे, मॉइस्चर वाले जगह में रख देंगे, जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है, तो वो क्या करेगा? उसमें जंग लग जाएगी, उसकी जो लेंसेस हैं उसमें नमी आ जाएगी, वो जल्दी खराब हो जाएगा, वो पिक्चर नहीं ले पाएगा, उसमें धूल आ जाएगी। ये सब चीजें आपको देखनी है कि अच्छे प्लेस में, जहाँ पे अच्छा एरिया हो, वहां पे धूल ना हो, वहां पे रोशनी ना हो, वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, तो वहां पे आप डिजिटल कैमरा को रखेंगे, चाहे आपका डिजिटल कैमरा हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन अ लो ह्यूमिडिटी एरिया, कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में आप अपने डिजिटल कैमरा को रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट्स टीचिंग? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायता करता है? जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हो, चाहे डिजिटल बोर्ड हो, है कुछ भी हो, वो सपोर्ट करेगा आपकी टीचिंग में, आपकी लर्निंग में। स्टूडेंट भी अच्छे से लर्न कर पाएंगे और टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनको एक डिजिटल वे में ग्राफिक्स, जैसे GUI बेस में ग्राफिक यूजर इंटरफेस वो मिल जाएगा कि अच्छे से टीच भी कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है। बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करके, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, ये भी गलत हो जाएगा। बाय सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर रहता है उसमें क्या करते हैं? टीचिंग में जो टेक्स्ट रहते हैं उसको भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, इमेजेस रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, म्यूजिक रहता है, जो भी आपको पढ़ाना है, मॉडल दिखाने हैं, 3D मॉडल दिखाने डिजिटल वे में, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? हमारे जो BIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप
सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी जो CITS का फाइनल एग्जाम है उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने ग्रुप में भी शेयर करना है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा CITS का, उसमें शेयर कर देना, क्योंकि सभी लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, वाई शुड मीडिया बी चूजन ऑब्जेक्टिवली? मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाना चाहिए, आपको बताना है। वाई शुड मीडिया बी चूजन ऑब्जेक्टिवली? मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाना चाहिए, आपको बताना है। 24 का आंसर, टू फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी टू फॉलो पर्सनल प्रेफरेंस, व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, विचलन से बचने के लिए, ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू फिट ट्रेनी लर्निंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैली को फिट करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो मीडिया का चूज है वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स रहेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ाना है। क्या पता व्हाइट बोर्ड से काम चल जाए, थ्योरेटिकल लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें डिजिटल बोर्ड की भी यूज ना करना पड़े, मॉडल्स भी लेके ना आना पड़े, दिखाना पड़े, ना डिजिटल बोर्ड में ना फिजिकली है, ना इंटरनेट का यूज करना पड़े, डिजिटल व्हाइट बोर्ड में काम चल जाए। तो वो टीचर्स देखेगा कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे क्लास को एंगेज करनी है और कैसे अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव बनानी है। तो ये टीचर्स का काम रहता है। तो क्या, टू फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल की, लर्निंग स्टाइल की फिट हो जाए ट्रेनिंग की, कैसे सीखना है और कैसे प्रशिक्षु सीख सकता है। प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए टीचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया रहता है उसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स? प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण हैं, आपको बताने हैं। व्हाट आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टेड एड्स? प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या हैं, आपको बताने हैं। चॉक बोर्ड्स, मॉडल्स, या फिर ऑप्शन सी रेडियो टेप रिकॉर्डर, मॉडल्स, मॉकअप्स। मॉडल्स मॉकअप्स तो आपके होंगे नहीं, रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर भी नहीं होगा, चॉक बोर्ड एंड मॉडल्स भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टेड एड्स पूछे हैं। प्रोजेक्टेड मतलब कि प्रोजेक्टर टाइप के एड्स पूछे हैं, तो उसमें आ जाता है एक LCD प्रोजेक्टर और एक आ जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोजेक्टेड एड्स पूछे हैं आपको। तो इसमें दो रहते हैं, प्रोजेक्टेड ओवरहेड प्रोजेक्टर और LCD प्रोजेक्टर। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन? इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन? इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक है, आपको बताना है। 26 का आंसर, टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार, या फिर ऑप्शन बी वन वे लेक्चर, एक तरफा व्याख्यान, ये आपका गलत हो जाएगा। विजुअल एड्स ओनली, केवल दृश्य सहायक, ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑडियो एड्स ओनली, केवल ऑडियो सहायता, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या था, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट क्या? इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। टीचर भी स्टूडेंट को कुछ समझाएगा और स्टूडेंट से फीडबैक भी लेगा कि जहां समझ में ना आए वो बताएंगे टीचर्स को। तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, तब क्लास क्या होगी, अट्रैक्टिव बनेगी और इंटरेक्टिव बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, व्हाट आर दी सम टाइप्स ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स? डिस्प्ले बोर्ड के कुछ प्रकार क्या हैं, आपको बताने हैं। डिस्प्ले बोर्ड्स के क्या प्रकार होते हैं, ये आपको आंसर बताना है 27 का। टैप रिकॉर्डर या फिर रेडियो, ऑप्शन बी चॉक बोर्ड मॉडल्स, ऑप्शन सी मॉडल्स मॉकअप्स, या ऑप्शन डी बुलेटिन बोर्ड या मैग्नेटिक बोर्ड।
तो रेडियो, टेप एंड रिकॉर्डर आपका गलत हो जाएगा। चौक बोर्ड, मॉडल्स, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मॉडल्स एंड मॉकअप्स, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डिस्प्ले बोर्ड्स रहते हैं, बुलेटिन बोर्ड होगा या फिर आपका नोटिस बोर्ड होगा या फिर मैग्नेट बोर्ड होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 का। 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द रिचार्जेबल मैग्नेटिक पेन इन अ स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड में रिचार्जेबल मैग्नेटिक पेन की भूमिका क्या है? जैसे कि आपने स्मार्ट बोर्ड देखे होंगे, स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड में एक स्टाइलस रहता है, स्टाइलस रहता है। जैसे कि बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड आते हैं, डिजिटल बोर्ड आते हैं, तो क्या रहता है, काफी महंगे आते हैं, 2-2.5-3 लाख के आते हैं, कुछ 1.5-2 लाख के भी आते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे डिजिटल बोर्ड रहते हैं उसमें मैग्नेटिक पेन रहते हैं, मैग्नेटिक पेन रहते हैं। तो ये आपको बताना है कि क्या रोल रहता है मैग्नेटिक पेन का स्मार्ट बोर्ड में, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड में रिचार्जेबल मैग्नेटिक पेन की भूमिका क्या रहती है? वो चार्ज भी किया जाता है, ठीक है, मैग्नेट के थ्रू वो चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप उसमें रख देंगे वो चिपक जाएगा, है, तो ये मैग्नेट के थ्रू हो जाता है, वो चार्ज भी होता रहता है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है 28 का। ओनली फॉर राइटिंग टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट लिखने के लिए। फॉर जनरेटिंग डिजायर्ड फ्रॉम कलर प्लेट एंड सिलेक्टिंग टूल्स। ऑप्शन डी स्टोर डेटा। ऑप्शन डी फॉर कंट्रोलिंग प्रोजेक्टर सेटिंग्स। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। फॉर कंट्रोलिंग प्रोजेक्टर सेटिंग्स, प्रोजेक्टर सेटिंग्स को नियंत्रित करने के लिए, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। स्टोर डेटा, डेटा स्टोर करें, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फॉर राइटिंग टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, ये नहीं रहता है। ऑप्शन बी आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा। फॉर जनरेटिंग डिजायर्ड फ्रॉम द कलर प्लेट एंड सिलेक्टिंग टूल्स, रंग प्लेट से वांछित उत्पन्न करने और टूल को चुनने के लिए। जो आपका मैग्नेट पेन रहता है वो रिचार्जेबल तो रहता है, लेकिन ये क्यों रहता है, क्या इसका यूज रहता है? जो हमारा जो स्टाइलस है, इसको हम मैग्नेटिक पेन को स्टाइलस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा स्टाइलस है, इससे हम लिख रहे हैं, ओके। तो स्टाइलस से क्या होगा, उसमें हम जो डिजिटल बोर्ड है उसमें हम कलर चूज कर सकते हैं, जो फॉन्ट में करना है या फिर लिख रहे हैं तो कलर चूज कर सकते हैं। और आप में क्या कर सकते हैं, उसमें और भी चीजें टूल्स ले सकते हैं कि आपको इनपुट डिवाइस, ये क्या हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट कुछ भी हम करते हैं, लिख सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, तो सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर जनरेटिंग डिजायर्ड फ्रॉम कलर प्लेट एंड सिलेक्टिंग टूल्स। उसमें हम टूल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाने हैं या फिर इमेज इंसर्ट करनी है, तो इनपुट करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो इसका बहुत अच्छा काम होता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Which phase involves the integration of the media in teaching learning sequence? किस चरण में शिक्षण अधिगम अनुक्रम मीडिया का एक एकीकरण शामिल है? आपको बताना है 29 का आंसर। इंटीग्रेशन बताना है, मीडिया लर्निंग, टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस, किस चरण में शिक्षण अधिगम अनुक्रम मीडिया का एकीकरण शामिल है? जैसे कि कोई टीचर है, टीचर ने पढ़ा दिया है पूरा, कुछ लेसन ले लिया है, क्लास अट्रैक्टिव भी रही, एंगेज भी रही, तो लास्ट में क्या करेगा, वो समरी बताएगा आपको कि समरी जो आपका लेसन पढ़ा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, जो भी टॉपिक दिया है उसको कंप्लीट करेंगे टीचर्स और लास्ट में उसका समरी बताएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समरी सारांश। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, डेवलपमेंट और विकास। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, वैल्यूएशन मूल्यांकन। ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर है, ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी समरी सारांश इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वाई इज इट एसेंशियल टू इंटीग्रेट वेरियस मीडिया इन टीचिंग? शिक्षण में विभिन्न मीडिया को एकीकृत करना क्यों आवश्यक है? आपको बताना है शिक्षण में विभिन्न मीडिया को एकीकृत करना क्यों आवश्यक है। क्यों करेंगे हम डिफरेंट मीडिया क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारी लर्निंग अच्छे से हो, टीचर भी सोचेंगे और स्टूडेंट भी सोचेंगे हम अच्छे से पढ़ें, विजुअल्स करके देखें, ऑडियो करके सुन के सीखें, लिख के सीखें, देख के सीखें, हैं।
इसलिए सबको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, मॉडल्स देख के सीखें हैं, इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो उससे भी सीखें, तो सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आपको आंसर बताना। ऑप्शन ए देखते हैं, टू इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान की अवधि बढ़ाना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय कम करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को सरल बनाना, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हमने अभी बताया कि स्टूडेंट्स की डाइवर्स लर्निंग हो पाए, हर तरीके से हर क्षेत्र में है सब कुछ वो सीख पाए, जहां से भी जो टॉपिक सीखना चाह रहा है वो वहीं से सीखे। ऐसा नहीं है कि मॉडल्स के थ्रू वो सीखना चाहता है और आप उन्हें थ्योरेटिकल बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, केवल लेसन प्लान और थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। डाइवर्स लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो डाइवर्स लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी वेरियस मीडिया टीचिंग में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज अ की फीचर ऑफ एन एलसीडी प्रोजेक्टर दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रोजेक्टरों से अलग करती है। आपको बताना है कि एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या विशेषता है जो अदर प्रोजेक्टर्स रहते हैं उनसे अलग करती है, ये आपको बताना है 31 का आंसर। यूजेस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके करें, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स स्टैटिक टेक्स्ट ओनली, केवल स्थिर पाठ प्रोजेक्ट करें, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। ऑप्शन डी कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीकी का उपयोग करते हैं। जितने भी एलसीडी प्रोजेक्टर रहते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, उसमें एलसीडी प्रोजेक्टर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज होता है वहां की अदर प्रोजेक्टर से। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, व्हाई इज इट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के बीच, दो लोगों के बीच में, तो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो कैसे आप करेंगे। जैसे कि कोई सेंडर है, आपको मैसेज भेज रहा है, आप कॉल कर रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहा है, अच्छे से सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं, ठीक है। तो क्लैरिटी क्यों कब होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे कम्युनिकेशन छोटा हो लेकिन क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का, टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आप कम चीजें पढ़ाई जाए लेकिन वो समझ में आए तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा बताया जाएगा, ठीक है। तो टू इंश्योर कम्युनिकेशन, टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टू लेंथन द मैसेज, संदेश को लंबा करके, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस फीडबैक, प्रतिक्रिया कम करने के लिए, ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्यों क्या होगा, टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, क्यों, क्योंकि वो समझ सुनिश्चित करने के लिए। ओके, करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, वाई शुड मीडिया बी कंसिस्टेंट विथ ऑब्जेक्टिव्स, मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए, उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। जितने भी मीडिया का यूज कर रहे हैं हम, वो उद्देश्यों के रूप में होना चाहिए, जो हमें पढ़ाना है उसके लिए वही परफेक्ट होगा। जैसे मॉडल्स दिखाने हैं हमें, तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड में बना के आप दिखा रहे हैं, तो मीडिया का चूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कंप्यूटर दिखाना है तो कंप्यूटर दिखाएंगे है, वहां पे जो आपकी कंप्यूटर लैब होगी, ऐसा तो नहीं कंप्यूटर बना के समझा दें, थ्योरेटिकल में समझा सकते हैं लेकिन बाद में दिखाएंगे, फिजिकली दिखाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का हर एक टाइप रहता है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर आपको बताना है। टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, या ऑप्शन बी टू रिड्यूस प्रिपरेशन, तैयारी कम करने के लिए, ऑप्शन सी टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। टू इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ाने के लिए हम नहीं करते हैं। टू रिड्यूस प्रिपरेशन, तैयारी कम करने के लिए भी नहीं करते। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मीडिया है उसके अनुरूप आपका उद्देश्य के अनुरूप मीडिया को हम चूज करते हैं। जो टीचर्स रहता है, जो भी उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग मीडिया का चूज रहेगा। वो इंश्योर इफेक्टिवनेस की अच्छे से क्लास हो पाए और स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाउ डज फीडबैक फंक्शन इन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है, आपको बताना है। इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है, हाउ डज फीडबैक फंक्शन इन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। 34 का आपको आंसर बताना है। प्रोवाइड्स इमीडिएट करेक्शन, तत्काल सुधार प्रदान करता है। डिलेज लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रतिक्रिया में देरी करता है। ऑप्शन सी इंक्रीज कंफ्यूजन, भ्रम पैदा करता है। या फिर ऑप्शन डी रिड्यूस एंगेजमेंट, संलग्नता को कम करता है। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इंक्रीज कंफ्यूजन, ये भ्रम को बढ़ाता है? नहीं, ये भ्रम को नहीं बढ़ाता है। जो फीडबैक फंक्शन है इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन में तो नहीं करता है। ऑप्शन बी नहीं होगा। डिलेस लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रतिक्रिया में देरी करता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रोवाइड्स इमीडिएट करेक्शन, तत्काल सुधार प्रदान करता है। जो आपका इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है, जैसे इंटरेक्टिव फीडबैक, जैसे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो वहां पे क्या इमीडिएट करेक्शन भी हो जाएगा, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। प्रोवाइड्स इमीडिएट करेक्शन, इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन में तत्काल में सुधार प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइड्स इमीडिएट करेक्शन, तत्काल सुधार प्रदान करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए। 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो एड, ऑडियो एड का उदाहरण क्या है, आपको बताना है कि एग्जाम्पल क्या होता है ऑडियो एड का। रेडियो, चॉकबोर्ड, मॉडल्स, या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर, आपको बताना है। 35 का आंसर क्या होगा, रेडियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडियो एड क्या रहते हैं, रेडियो हो गया, ये सब चीजें हैं जो सुननी पड़ती है, जो म्यूजिक के रूप में होता। चॉकबोर्ड तो होगा नहीं, ऑडियो मॉडल्स भी नहीं होंगे, स्लाइड प्रोजेक्टर भी नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द इंटरनेट इन एजुकेशन, शिक्षा में इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग क्या है, आपको बताना है कि इंटरनेट कैसे, क्या प्राथमिकता है उसमें, इंटरनेट का यूज एजुकेशन में क्यों है। क्योंकि इंटरनेट से हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी ब्राउजर है, हम ब्राउजर के थ्रू गूगल सर्च करते हैं, बिंग सर्च करते हैं, याहू सर्च करते हैं, इंडेक्स, ये सारे सर्च करते हैं। सर्च में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो भी हमें रिलेवेंट चीजें चाहिए पड़ती हैं वो चीजें खोज के निकाल देता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब www है वो सारा कुछ निकाल देता है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ती है। तो इंटरनेट का यूज एजुकेशन में बहुत कुछ है। जैसे आपको पीपीटी चाहिए, जैसे आपको चैट जीपीटी मॉडल्स आ गए, कोपायलट आ गए, तो आपने प्रॉम्प्ट दिया और तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। पीपीटी बनवानी है या थंबनेल बनवाना है, कुछ भी बनवाएंगे तो वो तुरंत आपको आंसर दे देगा, इंटरनेट के थ्रू हो पाएगा। जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं चला सकते। मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट नहीं है, तो आजकल आप लोग मोबाइल में वीडियोस भी नहीं रखते हैं, म्यूजिक भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन ही आप देखते हैं। नेटफ्लिक्स हो चाहे स्पॉटिफाई हो, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। अगर आपके पास नेट नहीं है तो मोबाइल एक डम्ड है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आपको आंसर बताना है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग आपका आंसर गलत हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक
पहुंच को सीमित करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रिड्यूसिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, छात्रों के साथ बातचीत को कम करना, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसोर्स एंड कम्युनिकेशन, शैक्षणिक संसाधन और संचार प्रदान करता है। तो वही होता है इंटरनेट का यूज एजुकेशन में क्यों होता है, प्राइमरी यूज, कि हम उसमें जो स्कूल्स की वेबसाइट है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, EMRS है या फिर अलग कोई वेबसाइट है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो क्या करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन, शैक्षणिक संसाधन और संचार प्रदान करता है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37, क्वेश्चन नंबर 37, वाई इज लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी तो चीजें समझ पाएंगे और उत्तर दे पाएंगे। अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कितना भी लंबा लेक्चर हो, 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, अगर आपको केयरफुली नहीं सुनेंगे तो वो आपके लिए जीरो है। तो सुनना बहुत जरूरी होता है आपकी लिसनिंग में, कम्युनिकेशन में। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना था वाई लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, ये आपका गलत हो जाएगा, व्याख्यान अवधि को बढ़ाता है। इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करता है। या फिर रिड्यूस इंटरेक्शन, बातचीत कम करता है, ये आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है, ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, समझ सुनिश्चित करता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है। निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। 38 का बताना है। टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ाना। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना। या फिर ऑप्शन सी टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना। ऑप्शन डी टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना, आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस कॉस्ट नहीं होता है, लागत कम करना आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ाना, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, जैसे कि कोई टीचर है, वो क्या करेगा, गोल सेट करेगा, एक उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें पढ़ाना है, क्लास में आज क्या पढ़ाना है, कुछ टॉपिक लेके आएंगे, तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज बना के लेके जाएंगे कि हमें आज क्या यूज करना है, हमें कंप्यूटर का यूज करना है, डिजिटल बोर्ड का यूज करना है कि नहीं करना है, तो सारी कुछ स्ट्रेटेजी बना के ले जाएंगे। तो क्योंकि ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड जी ऑर्गेनाइज करके लेके जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाना और कुछ है, पढ़ा और कुछ रहे हैं, तो वो सही से नहीं पढ़ा पाएंगे हैं, क्योंकि वो टॉपिक को पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे तो अच्छे से इफेक्टिव वे में पढ़ा पाएंगे। और जो भी इंस्ट्रक्शनल मीडिया का चूज करना है टीचर्स को, वो चूज करके आएंगे कि हमें इसका इस्तेमाल करना है, मॉडल्स दिखाने, PPT दिखानी है, वीडियोस दिखाने, कैसे समझाना है कैसे नहीं समझाना है, तो वैसे प्रिपेयर होके आएंगे टीचर, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा आपका, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना, आपका आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाउ कैन यू प्रोलॉन्ग द लैम्प लाइफ ऑफ एन LCD प्रोजेक्टर, आप LCD प्रोजेक्टर के लैम्प जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको बताना है कि LCD जो प्रोजेक्टर रहते हैं उसमें जो लैंप लगी रहती है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसकी जो लाइफ है कैसे बढ़ा सकते हैं। मेनली कि LCD प्रोजेक्टर है उसको कैसे सेव किया जाता है, क्यों ज्यादा टाइम तक सच चले, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए टर्न इट्स ऑफ इमीडिएटली आफ्टर यूज, उपयोग के
तुरंत बाद इसे बंद कर दें, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एलसीडी प्रोजेक्टर है, वो ज्यादा देर चलेगा, 2-3 घंटे चल गया तो वो ज्यादा हीट होगा, तो आपको तुरंत उपयोग के तुरंत बाद उसे बंद नहीं करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यूज इट इन डायरेक्ट सनलाइट, सीधे धूप में इस्तेमाल करना है, धूप में उपयोग करेंगे। धूप में बिल्कुल भी डिजिटल चीजों का उपयोग नहीं किया जाए, चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डिजिटल बोर्ड हो, प्रोजेक्टर हो, कुछ भी धूप में सनलाइट की रेज में नहीं करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि उससे वो जो स्क्रीन है वो खराब हो जाती है। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग एन एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का उपयोग करने से बचें, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इट अलाउ इट कूल कंप्लीटली बिफोर टर्निंग ऑफ, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एलसीडी प्रोजेक्टर रहते हैं उनको पूरी तरीके से ठंडा होने दें, उसके बाद उसे टर्न ऑफ करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा हीट हो जाएगा, उसका जो फैन है वो बंद हो जाएगा चलना। ठीक है, तो उसे वो ठंडा नहीं कर पाएगा। जो भी है आपको बंद कर दें, जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा चलने दें 10-15 मिनट, उसके बाद टर्न ऑफ कर दें। अलाउ इट टू कूल कंप्लीटली बिफोर टर्निंग ऑफ, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द की यूज ऑफ डिजिटल कैमरा इन एजुकेशन, शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या है? आपको बताना है कि एजुकेशन में कैमरे का यूज क्या होता है, डिजिटल कैमरे का मुख्य उपयोग क्या होता है एजुकेशन में, आपको बताना है। ऑप्शन ए, स्टोरिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना, या फिर प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेजेस फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑडियो लेक्चर्स, ऑडियो व्याख्यान रिकॉर्ड करना, या ऑप्शन डी, प्रिंटिंग टेक्स्ट स्लाइड्स, टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना। ठीक है, ये आपको बताना है कि डिजिटल कैमरा का एजुकेशन में क्या यूज है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रिंटिंग टेक्स्ट स्लाइड्स, टेक्स्ट स्लाइड प्रिंट करना। ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑडियो लेक्चर्स, रिकॉर्ड ऑडियो लेक्चर्स, आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ये भी सूटेबल आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए, ये भी गलत हो जाएगा। स्टोरिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना, ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेजेस फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। ये आपका पूछा था, जो डिजिटल कैमरा रहते हैं एजुकेशन में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेजेस फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है, जो जैसे कि आपको टीचर्स ने कहा है कि कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में उसमें पिक्चर्स लगानी है, तो कैसे क्लिक करेंगे? आप अपने डिजिटल कैमरा जो मोबाइल में रहता है उससे आप क्लिक कर लेंगे, बाद में उसको प्रिंट निकलवा लेंगे कलर्ड में, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया है उसकी जो फाइल बनाएंगे उसमें बीच में चिपका देंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेज फॉर डिस्प्ले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साउंड फिल्म इन द टीचिंग, शिक्षण में ध्वनि फिल्मों का उपयोग करने का लाभ क्या है? आपको बताना है शिक्षण में ध्वनि फिल्म, जो साउंड्स है, जो म्यूजिक है, उसका उपयोग करने का लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ साउंड फिल्म इन द टीचिंग, आपको बताना है। रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करता है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, इंक्रीजेस लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि बढ़ाता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एनहेंसेस एंगेजमेंट, जुड़ाव बढ़ाता है, एनहेंसेस एंगेजमेंट। जैसे कि साउंड फिल्म है, आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में वॉइस नहीं है, आप वीडियो चला रहे हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? वहां से एंगेजमेंट नहीं होगी ना, एंगेज नहीं होगी। तो साउंड का भी यूज करना चाहिए। आप म्यूजिक सुना रहे हैं, कुछ भी म्यूजिक के रूप में क्या कर रहे हैं, ऑडियो साउंड के रूप में, कोई लेक्चर है आपने दिया है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेसर है उन्होंने साउंड के रूप में आपको लेक्चर दिया, तो उसको उनको सुनाएंगे जो भी स्टूडेंट्स है, तो क्लास में क्या है, एंगेज रहेगी क्लास, इनहेंस एंगेजमेंट रहेगा, जुड़ाव बना रहेगा, अगर आप म्यूजिक का भी, साउंड का भी इस्तेमाल अपना वीडियो में करेंगे तो।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का आंसर बताना है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग? सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के लाभ क्या हैं? आपको बताना है सीखने में मोबाइल तकनीक का उपयोग करने के क्या लाभ हैं, आपको बताना है। 42 का आपको आंसर बताना है। लाइट वेट, वर्सेटाइल, एक्सेसिबल, हल्का, बहुमुखी, सुलभ, या फिर ऑप्शन बी एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, लिमिटेड, महंगा, जटिल, सीमित। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हैवी, कॉम्प्लेक्स, रेस्ट्रिक्टेड, भारी, जटिल, प्रतिबंधित, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। आउटडेटेड, एक्सपेंसिव, इनएक्सेसिबल, पुराना, महंगा और दुर्गम, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा था मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज लर्निंग में कैसे हेल्प करेगा आपको। क्योंकि मोबाइल क्या रहता है, हमारा लाइट वेट रहता है, वर्सेटाइल रहता है, बहुमुखी रहता है, बहुत सारे काम कर सकता है ना। एक्सेसिबल रहता है, सुलभ रहता है कि हम अपना मोबाइल कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं इधर से उधर, वो उपयोग रहता है। हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कुछ भी सर्च करना है वो आ जाएगा, एजुकेशनल वेबसाइट देखनी है उसमें कुछ फॉर्म बनना है, तो ये हमारी लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट का भी पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल में भी क्या करेंगे आप, उसमें फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं और सारे स्टूडेंट उसको एक्सेस करते हैं। सारे जो पाइथन के मिल जाएंगे आपको, हर एक टॉपिक के वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, मोबाइल के थ्रू हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 42 का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का आपको बताना, हाउ डज एन एलसीडी प्रोजेक्टर एनहेंसेस क्लासरूम प्रेजेंटेशन? एलसीडी प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है, आपको बताना है। हाउ डज एलसीडी प्रोजेक्टर एनहेंस क्लासरूम प्रेजेंटेशन? एलसीडी प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है, आपको बताना है। 43 का आंसर, वाई रिड्यूसिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, या फिर वाई अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन प्रशिक्षण की अनुमति देकर, ऑप्शन सी वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बेस्ड लेसन, पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन डी वाई लिमिटिंग विजुअल एड्स, दृश्य एड्स को सीमित करके। ये आपको ऑप्शन बताना, वाई लिमिटिंग विजुअल एड्स, दृश्य एड्स को सीमित करके, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका गलत होगा, वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बेस्ड लेसन, पाठ आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्टर, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, वाई रिड्यूसिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वाई अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का बी। 44 करते हैं, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड टू मैनी एड्स? बहुत अधिक एड्स से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा एड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे प्रोजेक्टर हो, पीपीटी हो, है, और डिजिटल बोर्ड हो, मॉडल्स हो, है, मोबाइल फोन हो, उन सारी चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अधिक से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछा है, बहुत अधिक एड से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको 44 का आंसर बताना। टू रिड्यूस क्लैरिटी, स्पष्टता कम करने के लिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 44 का डी, ये डी भी गलत हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन बी टू इंक्रीज एंगेजमेंट, संलग्नता बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन, विचलन को रोकने के लिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे, ज्यादा डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट वॉच के थ्रू लर्न करेंगे, हैं, डिजिटल बोर्ड के थ्रू करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, तो ये सारा ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन होंगे, आप पढ़ेंगे कम और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाएंगे इन चीजों से, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, हैं, लेकिन इनको कम करना है आपको। लैपटॉप में, मोबाइल में, डिजिटल बोर्ड में, प्रोजेक्टर में पढ़ना है, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है,
ठीक है, ताकि डिस्ट्रैक्शन भी ना हो और स्क्रीन टाइम भी हमारा कम बना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन, विचलन को रोकने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाउ डज मोबाइल लर्निंग सपोर्ट दी लर्निंग प्रोसेस? मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? आपको बताना है मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है, आपको ये बताना है। हाउ डज मोबाइल लर्निंग सपोर्ट दी लर्निंग प्रोसेस? मोबाइल से कैसे लर्निंग होती है ये आपको बताना है। वाई डाइवर्सिफाइंग लर्निंग एक्टिविटी, शिक्षण गतिविधियों को विविधता लाकर, या फिर वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, वाई रिड्यूसिंग टीचर्स रोल, शिक्षक की भूमिका कम करके, या ऑप्शन डी वाई एलिमिनेटिंग क्लासरूम लर्निंग, कक्षा में शिक्षण को समाप्त करके। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, वाई एलिमिनेटिंग क्लासरूम लर्निंग, कक्षा में शिक्षण को समाप्त करके आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी वाई रिड्यूसिंग टीचर रोल, शिक्षक की भूमिका कम करके, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वाई इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वाई डाइवर्सिफाइंग लर्निंग एक्टिविटी, शिक्षण गतिविधियों को विविधता लाकर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा वीडियो हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। 46, हाउ डज एन इंटरेक्टिव बोर्ड फंक्शन? इंटरेक्टिव बोर्ड कैसे काम करता है, आपको ये बताना है 46 का आंसर। यूजिंग मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, चुंबकीय तकनीक का उपयोग करना, ये नहीं होगा, ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विदाउट अ कंप्यूटर कनेक्शन, बिना कंप्यूटर कनेक्शन के। इंटरेक्टिव मोड है, बिना कंप्यूटर के चला सकते हैं, लेकिन ये सुटेबल आंसर नहीं होगा। तो 46 का आपको बताना है। ओनली आ चौक बोर्ड, केवल चौक बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करके, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ। इसका आंसर हो जाएगा विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, विद्युत चुंबकीय तकनीक के साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया? इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्राइमरी रोल क्या रहता है? निर्देशात्मक मीडिया का प्राथमिक भूमिका क्या है, आपको बताना है 47 का आंसर। इंस्ट्रक्शनल मीडिया का प्राइमरी यूज क्या है, प्राइमरी रोल क्या है, ये आपको बताना है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, नहीं होगा। रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम करना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभव को बढ़ाना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, व्हाट इज द रोल ऑफ द एलसीडी प्रोजेक्टर्स इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन? मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों में एलसीडी प्रोजेक्टर की क्या भूमिका है, आपको बताना है कि आपका रोल क्या रहता है एलसीडी प्रोजेक्टर्स में, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। एलसीडी प्रोजेक्टर का रोल बताना है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। 48 का आपको आंसर बताना है। रिड्यूसिंग विजुअल एड्स को कम करना, ये आपका गलत हो जाएगा। लिमिटिंग इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। फोकसिंग ऑन टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, टेक्स्ट आधारित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनहेंसिंग विजुअल प्रेजेंटेशन, दृश्य प्रस्तुतियों को बढ़ाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एलसीडी प्रोजेक्टर है, उसका रोल ही क्या रहता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो रही है, उसमें क्या करेंगे एलसीडी प्रोजेक्टर का, कि उसमें एनहेंसिंग विजुअल प्रेजेंटेशन, दृश्य प्रस्तुतियों को बढ़ाना, उसमें पिक्चर्स लगी होंगी, सिंबल्स लगे होंगे, ऑडियो वीडियो है, सारा कुछ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 49 देखते हैं। हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एनहेंसेस क्लासरूम लर्निंग? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कक्षा में सीखने को कैसे बढ़ाते हैं, आपको बताना है कि कैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स एनहेंस करते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग लर्निंग को, है वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या होगा 49 का?
वाई इंक्रीजिंग लेक्चर ड्यूरेशन, व्याख्यान अवधि को बढ़ाकर, ये आपका ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। वाई रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत कम करके, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। वाई सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वाई प्रोवाइडिंग डायनेमिक विजुअल, गतिशील दृश्य प्रदान कर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं वो एनहेंस करते हैं क्लासरूम की लर्निंग, कैसे करते हैं, बाई प्रोवाइडिंग डायनेमिक विजुअल्स, वो विजुअल्स दिखाकर आपको प्रेजेंटेशन, पीपीटी, वीडियो लर्निंग, ये सारा कुछ दिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, तो जल्दी से लर्निंग हो जाएगी, इफेक्टिव वे में लर्निंग होगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो हमारा लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 9 है पीओटी का, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। लेकिन ये क्या है, हमारा पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 9 का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वो भी आपको वॉच कर लेना है, क्योंकि उसमें 25 MCQs हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर वाला। व्हाट आर सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं क्या हैं, आपको बताना है। इंटरेक्टिव, वर्बल, नॉन वर्बल, संवादात्मक, मौखिक, गैर मौखिक, ये आपका गलत हो जाएगा। विजुअल, ऑडियो, नॉन वर्बल, दृश्य, ऑडियो, गैर मौखिक, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल, सिमांटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, तकनीकी, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, फिजिकल, सिमांटिक, साइकोलॉजिकल, शारीरिक, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजिकल, सिमांटिक एंड साइकोलॉजिकल। ओके, ओके, तो हमारा जो अभी लेक्चर कंप्लीट हो गया, यूनिट 9 का पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग कहेंगे कि इसकी पीडीएफ सर कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे CIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, ये आप सर्च करेंगे तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो उसमें सारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो यूनिट 9 होगा पार्ट 2 में, यूनिट 9 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 25 MCQs क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।